नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948 विक्रम संवत 2083 आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 9 जुलाई सन 2026। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा के कच्चे कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, सरकार ने बुलाई हाई लेवल बैठक। हरियाणा शिक्षा विभाग में विवाद, गेस्ट टीचर्स के नियमितीकरण पर हाईकोर्ट में नया मोड़। हरियाणा में 38 गांव का 2002 का डेटा ऑनलाइन गायब, विधायक ने खटखटाया चुनाव आयोग का दरवाजा। हरियाणा में अब बढ़ेगी किसानों की आय, बागवानी और प्राकृतिक खेती पर सरकार का बड़ा दांव, जानिए पूरा एक्शन प्लान। सरकार की नई गाइडलाइन, PNG सुविधा मिलने के बाद खत्म होगा LPG कनेक्शन। हरियाणा में शिक्षा, कौशल और उद्योग को जोड़ने की नई पहल, रोजगार देने वाली कंपनियों को मिलेगा विशेष इंसेंटिव। हरियाणा SSC ने जारी किया TGT साइंस भर्ती का संशोधित परिणाम, हाईकोर्ट के आदेश के बाद बदली मेरिट। कैथल में फैमिली ID की गलतियां होंगी ठीक, गलत डेटा से परेशान लोगों को राहत मिलेगी। ADC बोले शिकायत दें, मौके पर होगा समाधान। विदेश में MBBS के लिए भारतीय छात्रों की पहली पसंद बना उज्बेकिस्तान, 16,000 से अधिक विद्यार्थी ले रहे हैं शिक्षा, बताएंगे पूरी अपडेट। हजारों करोड़ के घोटाले की हाईकोर्ट की सिटिंग जज से हो जांच, अभय चौटाला ने CM सैनी को लिखा पत्र। प्याज टमाटर के बढ़े दाम, जून में वेज थाली 5% महंगी, मौसम की मार से दालों के भी बढ़ेंगे दाम। CBLU में PG कोर्सों में दाखिला तिथि बढ़ी, 30 जुलाई तक होंगे ऑनलाइन आवेदन। स्वास्थ्य मंत्री ने अटेली में किया परियोजनाओं का शिलान्यास, कनीना में बनने जा रहा है आधुनिक बस स्टैंड। राहुल गांधी ने कहा 2,25,000 रुपये में बिका UGC नेट पेपर, हरियाणवी एडवोकेट के दावे को बनाया आधार। हरियाणा में दस्तावेज न देने पर 1107 प्राइवेट स्कूलों पर गिरी गाज, RTE नियमों का उल्लंघन करने पर हुए ब्लैकलिस्ट। गुरुग्राम की बिजली सप्लाई करेंगे अडानी, ग्रांट ऑफ लाइसेंस के लिए किया अप्लाई। मारुति विक्टोरियस 39,000 रुपये तक सस्ती हुई, हाइब्रिड और CNG ऑप्शन के साथ लेवल 2 ADAS सेफ्टी फीचर भी मिलेगा। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद ईरान पर अमेरिका की एयर स्ट्राइक, कई शहरों में धमाके, सीज फायर खत्म हुआ। और नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर पहुंचे, दोनों देशों के बीच 5,000 करोड़ की डिफेंस डील हुई। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में 4 दिन से अटका मानसून आखिरकार एक्टिव हो चुका है। बुधवार को गुरुग्राम, फरीदाबाद, पानीपत, सोनीपत, भिवानी और रोहतक में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहा। तो वहीं गुरुग्राम में नेशनल हाईवे 48 पर सुबह लंबा जाम लग गया। यहां पुलिस ने कॉर्पोरेट कंपनियों और निजी संस्थानों से अपील की है कि वे अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम करने की सुविधा दें। वहीं फरीदाबाद में ओल्ड रेलवे अंडरपास को जलभराव के कारण अगले आदेश तक बंद कर दिया है। तो मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में मानसून पूरे हरियाणा और पंजाब को कवर कर लेगा। अगले 2 दिन गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह, रेवाड़ी और करनाल में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 11 जुलाई तक प्रदेश में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। वहीं धान, बाजरा, कपास समेत अन्य फसलों की बुआई और बढ़वार के लिए ये बारिश अनुकूल मानी जा रही है। हालांकि जिन इलाकों में भारी बारिश होगी वहां खेतों में जलभराव की स्थिति बन सकती है। ऐसे में किसानों को समय पर पानी निकासी की व्यवस्था बनाए रखने की भी सलाह दी गई है। विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान खुले मैदानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की अपील की है। साथ ही मौसम विभाग की ओर से जारी चेतावनियों का पालन करने की भी सलाह लोगों को दी गई है। सरकार ने कच्चे कर्मचारियों के लिए हरियाणा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज रूल्स 2025 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मानव संसाधन विभाग ने हाई लेवल समीक्षा बैठक बुलाई है। इस बैठक में सभी विभागों में नियमों के लागू होने की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और लंबित कार्यों को तय समय में पूरा करने पर भी चर्चा होगी। सरकार ने पात्र संविदा कर्मचारियों के रिकॉर्ड सत्यापन के लिए 15 अगस्त 2026 की समय सीमा निर्धारित की है। समीक्षा बैठक में यह आकलन किया जाएगा कि विभिन्न विभागों ने रिकॉर्ड सत्यापन, पात्रता जाँच और डेटा अपडेट का कार्य कितना पूरा किया है। जिन विभागों में प्रक्रिया धीमी है वहां तेजी लाने के भी आवश्यक निर्देश दिए जा सकते हैं। बैठक में सबसे अधिक जोर रिकॉर्ड सत्यापन पर रहेगा। सूत्रों के अनुसार सभी विभागों से संविदा कर्मचारियों यानी कि कच्चे कर्मचारियों की सेवा रिकॉर्ड, नियुक्ति संबंधी दस्तावेज और अन्य जरूरी जानकारी की स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। सही और प्रमाणित रिकॉर्ड तैयार होने के बाद ही पात्र कर्मचारियों को नियमों के तहत सेवा सुरक्षा का लाभ दिया जा सकेगा। 15 अगस्त तक विभागों को पात्र कर्मचारियों के रिकॉर्ड का सत्यापन, सेवा संबंधी दस्तावेजों की जाँच, विभागवार डेटा अपडेट और प्रगति रिपोर्ट तैयार करने को भेजनी होगी।
इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला ने हरियाणा में बड़े पैमाने पर हो रहे भ्रष्टाचार, सरकारी निधियों के कथित दुरुपयोग, वित्तीय अनियमितताओं तथा बीजेपी सरकार में हुए विभिन्न घोटालों की निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच कराने तथा दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के बारे में एक पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि प्रदेश की सरकार का काम है कि प्रदेश की जनता को सुशासन, पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करे। प्रदेश में बीजेपी के शासनकाल में धन के दुरुपयोग, खरीद प्रक्रियाओं में अनियमितता, ठेकों के आवंटन में कथित पक्षपात, सरकारी नौकरियों की भर्ती एवं परीक्षा में की गई धांधली तथा धान, गेहूं, रजिस्ट्री, शराब, पेपर लीक, अवैध खनन, प्राइवेट बैंकों में सरकारी फंड का अनुचित प्रयोग, छात्रवृत्ति घोटाले और नगर निगमों और पालिकाओं में हजारों करोड़ रुपए के हुए घोटालों पर कार्रवाई नहीं किए जाने से घोटालों में शामिल बड़े मगरमच्छ खुले घूम रहे हैं। चौधरी अभय सिंह चौटाला ने कहा कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं तो न्याय मिलना कठिन है। पत्र द्वारा उन्होंने आग्रह किया है कि अगर बीजेपी सरकार अपने आप को साफ सुथरा बताने का दावा करती है तो सभी घोटालों की निष्पक्ष जांच उच्च न्यायालय की सिटिंग जज की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी नियुक्त करके की जाए और फिर दोषी चाहे कोई भी निकले उनके खिलाफ केस दर्ज करके उन्हें जेल भेजा जाए। हरियाणा सरकार कृषि क्षेत्र में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। परंपरागत धान, गेहूं आधारित खेती से किसानों को बाहर निकालकर बागवानी, प्राकृतिक खेती और मूल्य संवर्धन आधारित कृषि की ओर बढ़ाने के कई नई परियोजनाएं लागू करने जा रही है। सरकार किन्नू, लीची, स्ट्रॉबेरी और अमरूद के 4 नए एक्सीलेंस सेंटर स्थापित करेगी। साथ ही प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए अलग बजट, भूमि लीज, गाय खरीद पर सब्सिडी और उपज की बेहतर कीमत जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए उत्पादन से लेकर प्रोसेसिंग और विपणन तक पूरी कृषि व्यवस्था को मजबूत कर रही है। धान की जगह वैकल्पिक फसलें अपनाने वाले किसानों को सरकार 8,000 रुपए प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि देगी। वहीं पराली प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए 500 रुपए प्रति एकड़ की सहायता राशि भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि गन्नौर में निर्माणाधीन एशिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय फल एवं सब्जी मंडी जल्द शुरू होगी। यहाँ किसानों के लिए आधुनिक एसी शेड, कोल्ड स्टोरेज और अत्याधुनिक विपणन सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। हरियाणा में गेस्ट टीचर्स को नियमित कर सेवा और रिटायरमेंट संबंधी सभी लाभ देने के पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की एकल पीठ के फैसले के खिलाफ कानूनी लड़ाई अब तेज हो गई है। 25 मई को आई फैसले के विरुद्ध दायर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के निर्देश जारी किए हैं। मामले की अब अगली सुनवाई 9 सितंबर को होगी। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि साल 2006 से लेकर अब तक गेस्ट टीचर से जुड़े हुए कई फैसले पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दे चुके हैं, लेकिन इनका उल्लेख सुनवाई दौरान नहीं किया गया। सरकार और गेस्ट टीचर्स की ओर से अदालत के सामने सभी जरूरी तथ्य प्रस्तुत नहीं किए गए। याचिका में कहा गया है कि यदि गेस्ट टीचर्स को नियमितीकरण के साथ वरिष्ठता का लाभ भी दिया गया तो शिक्षा विभाग में कार्यरत हजारों जेबीटी, टीजीटी और पीजीटी शिक्षकों की वरिष्ठता और पदोन्नति प्रभावित होगी। दूसरी ओर हाईकोर्ट की एकल पीठ ने अपने फैसले में कहा था कि सरकार ने स्कूलों में शिक्षकों की कमी को देखते हुए करीब 20 वर्षों तक गेस्ट टीचर से सेवाएं ली हैं। ऐसे में उन्हें केवल अस्थायी व्यवस्था बताना उचित नहीं है। फिलहाल अब सभी की नजरें 9 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं। हरियाणा सरकार ने रोजगार, कौशल विकास और औद्योगिक निवेश को एकीकृत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। नई व्यवस्था के तहत उद्योग जगत अब केवल रोजगार उपलब्ध करवाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि युवाओं के लिए तैयार किए जाने वाले तकनीकी पाठ्यक्रमों के निर्धारण में भी अपनी सक्रिय भूमिका निभाएगा। सरकार और उद्योगों के बीच हुए समझौते यानी MOU के अनुसार उद्योग अपनी जरूरत के अनुरूप नए पाठ्यक्रम शुरू करने का सुझाव दे सकेंगे, जिन्हें ITI और अन्य तकनीकी संस्थानों में लागू किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे शिक्षा और उद्योग के बीच लंबे समय से बना कौशल अंतर यानी कि स्किल गैप कम होगा तथा युवाओं को ऐसी प्रशिक्षण व्यवस्था मिलेगी जो सीधे तौर पर रोजगार से जुड़ी होगी। इससे हरियाणा के युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों का रुख नहीं करना पड़ेगा। स्थानीय युवाओं की भर्ती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने प्रोत्साहन राशि में भी बड़ा इजाफा किया है। अब किसी भी उद्योग द्वारा हरियाणा के युवाओं को नौकरी देने पर प्रति कर्मचारी 1 लाख रुपए का इंसेंटिव दिया जाएगा। वहीं दिव्यांग युवाओं को रोजगार देने पर यह राशि 1.25 लाख रुपए होगी। इससे पहले यह सहायता राशि केवल 48,000 रुपए प्रति कर्मचारी तय थी। गोहाना शहर के जिन इलाकों में पाइप्ड नेचुरल गैस यानी PNG की सुविधा उपलब्ध हो चुकी है, वहां रहने वाले घरेलू LPG उपभोक्ताओं को अब 13 सितंबर के बाद गैस सिलेंडर की सप्लाई नहीं मिलेगी। सरकार के नए निर्देशों के अनुसार एक ही घर में घरेलू LPG और PNG यानी दोनों सेवाओं का एक साथ उपयोग नहीं किया जा सकेगा। ऐसे उपभोक्ताओं को अपना LPG कनेक्शन सरेंडर करना होगा। यदि ऐसा नहीं किया तो गैस सिलेंडर की आपूर्ति बंद कर दी जाएगी। गोहाना के 23 वार्डों में से अधिकांश क्षेत्रों में PNG पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है और उपभोक्ताओं को कनेक्शन भी दिए
जा रहे हैं। शहर में 3 LPG डिस्ट्रीब्यूटर घरेलू गैस सिलेंडर की सप्लाई कर रहे हैं। शहर में तकरीबन 25,000 से अधिक घरेलू LPG उपभोक्ता हैं, जिनमें से लगभग 2/3 ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहां PNG की सुविधा पहुंच चुकी है। ऐसे उपभोक्ताओं पर इस अब नए नियम का सीधा असर पड़ने जा रहा है। उपभोक्ताओं को नए नियम की जानकारी देने के लिए SPCL से अनुबंधित एजेंसी के कर्मचारी अब घर घर जाकर जागरूक भी करेंगे। यदि कोई उपभोक्ता भविष्य में PNG वाले क्षेत्र से ऐसे इलाके में शिफ्ट होता है जहां केवल LPG की सुविधा उपलब्ध है, तो वह अपना पुराना LPG कनेक्शन दोबारा से चालू करवा सकेगा। हरियाणा में पहली बार गुरुग्राम की बिजली वितरण व्यवस्था में निजी क्षेत्र की बड़ी एंट्री का रास्ता खुलता दिखाई दे रहा है। अडानी समूह की बिजली वितरण कंपनी ने गुरुग्राम में बिजली सप्लाई के लिए ग्रांट ऑफ लाइसेंस की औपचारिक याचिका दायर कर दी है। साथ ही एक और कंपनी 11 की ओर से भी बताया गया है कि उनकी भी इस प्रोजेक्ट में गुरुग्राम और नूह में 4,716.73 करोड़ रुपए के निवेश की योजना है। अब अंतिम फैसला आयोग को लेना है। बता दें कि गौतम अडानी की प्रमुख बिजली वितरण और पारेषण कंपनी का नाम अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड है। इसके अलावा मुंबई में बिजली वितरण का कार्य उनकी सहायक कंपनी अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड द्वारा किया जाता है। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग की ओर से पब्लिक हियरिंग का आयोजन किया गया था। इसमें गुरुग्राम और नूह की बिजली सप्लाई के लिए फैसला होना था। हियरिंग के दौरान तकरीबन 70% लोगों ने बिजली सप्लाई में प्राइवेट कंपनियों की एंट्री का समर्थन किया है। लोगों ने कहा है कि हम सरकारी व्यवस्था से खुश नहीं है, हमें प्राइवेट सेक्टर की कंपनी के जरिए ही बिजली सप्लाई की जाए। साथ ही बिजली कंपनी ने आयोग को दिए गए शपथ पत्र में कहा है कि लाइसेंस मिलने पर वे कृषि उपभोक्ताओं, कम आय वाले परिवारों, घरेलू उपभोक्ताओं, औद्योगिक इकाइयों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों यानी सभी को समान रूप से बिजली उपलब्ध करवाएंगे। बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के 38 गांवों की साल 2002 की मतदाता सूची ऑनलाइन उपलब्ध न होने का मामला सामने आया है। इसे लेकर कांग्रेस विधायक इंदुराज सिंह नरवाल ने हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR अभियान के लिए संबंधित मतदाता सूची तत्काल उपलब्ध करवाने, इन गाँवों में अभियान की अवधि बढ़ाने की भी मांग की है। विधायक ने बताया कि 15 जून से 14 जुलाई तक चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत वर्ष 2002 और 2024 की मतदाता सूचियों का मिलान किया जा रहा है। हालांकि बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के मुंडलाना और कथुरा ब्लॉक के लगभग 38 गांवों की वर्ष 2002 की मतदाता सूची निर्वाचन आयोग के ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है, यानी गायब मिली। इसके स्थान पर वर्ष 1999 की मतदाता सूची प्रदर्शित हो रही है। वर्ष 2002 की मतदाता सूची उपलब्ध नहीं होने से पात्र मतदाताओं का सत्यापन और अन्य आवश्यक प्रक्रियाएं प्रभावित हो रही हैं। ऐसे में संबंधित गाँवों की वर्ष 2002 की मतदाता सूची जल्द उपलब्ध करवाई जाए। साथ ही इन गाँवों के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की समय सीमा भी बढ़ाई जाए, ताकि कोई भी पात्र मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रह जाए। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने महेंद्रगढ़ के अटेली विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने कनीना बस स्टैंड, उनानी में निर्माणाधीन फ्लाईओवर और नहर पुल का भी निरीक्षण किया। मंत्री आरती राव ने अधिकारियों को कार्यों में गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार समान विकास, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं और आधुनिक आधारभूत ढांचे के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। अटेली विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को लगातार गति दी जा रही है, ताकि नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। करीरा गांव में स्वास्थ्य मंत्री ने कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। उन्होंने मुख्यमंत्री किसान खेत खलिहान सड़क योजना के तहत करीरा से गोठड़ा कांकड़ संपर्क मार्ग का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने घोषणा की कि कनीना सामान्य अस्पताल में शीघ्र ही डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध करवा दी जाएगी। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से करीरा गोठड़ा और करीरा लिसान संपर्क सड़कों का निर्माण करवाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कनीना बस स्टैंड का निरीक्षण किया। इस बस स्टैंड को आधुनिक और 2 मंजिला बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि नया बस स्टैंड आधुनिक सुविधाओं से युक्त 2 मंजिला होगा, जिसमें महिलाओं के लिए अलग से प्रतीक्षा कक्ष एवं शौचालय, ड्राइवरों के लिए विश्राम कक्ष, आधुनिक कार्यालय, विशाल वेटिंग हॉल, हरित क्षेत्र एवं सौंदर्यकरण की विशेष व्यवस्था होगी। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि 17 जुलाई को प्रधानमंत्री द्वारा हरियाणा को कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की सौगात भी मिलने जा रही है। इनमें कोरियावास और भिवानी के मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन तथा एशिया की पहली हाइड्रोजन आधारित ट्रेन का शुभारंभ भी शामिल है। नीट विवाद के बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने यूजीसी नीट परीक्षा को लेकर नए पेपर लीक का दावा किया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर आरोप लगाया कि सोशियोलॉजी का प्रश्न पत्र परीक्षा से पहले 2,25,000 रुपए में बेचा गया। राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में हरियाणा के एडवोकेट और आम आदमी पार्टी की छात्र विंग ASAP की हरियाणा इकाई के अध्यक्ष दीपक धनखड़ से जुड़ी खबर को अटैच किया है। धनखड़ ने तकरीबन 100 पेज की PDF जारी कर दावा किया है कि 28 और 29 जून की रात को सवाल लीक हुए थे। उनके
जिनके अनुसार जिन अभ्यर्थियों ने सौदा किया उन्हें जो सवाल पहले से तैयार कराए गए थे वही अगले दिन परीक्षा में पूछे गए। धनखड़ ने 6 जुलाई को एक ऑडियो संदेश भी जारी कर कहा कि उन्हें पेपर लीक माफिया से जान का खतरा है, इसलिए वे अंडरग्राउंड है। हालांकि अब तक उनकी ओर से इस मामले में पुलिस या फिर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के समक्ष कोई औपचारिक शिकायत दर्ज कराए जाने की जानकारी नहीं है। उधर राहुल गांधी की पोस्ट के बाद रोहतक पुलिस एक्टिव हो गई है। एडवोकेट धनखड़ की तलाश शुरू कर दी गई है। राहुल गांधी ने बुधवार को एक्स हैंडल पर पोस्ट कर लिखा कि पिछले सप्ताह हुई यूजीसी नेट परीक्षा को लेकर सामने आए गंभीर आरोप बेहद चौंकाने वाले हैं। प्रश्न पत्र 2.25 लाख रुपए में बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में बेचा जा रहा था। नीट और नेट में बार बार सामने आए घोटालों के बाद भी मोदी सरकार आंखें मूंद कर सो रही है, क्योंकि लाखों छात्रों की रात रात जाकर की गई सालों की मेहनत उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। सारा देश जानता है कि प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री से किसी भी तरह की जवाबदेही या फिर कार्रवाई की कोई उम्मीद करना बेकार है। न जांच होगी न छात्रों को न्याय मिलेगा। बदलाव का एकमात्र औजार हमारी सम्मिलित आवाज है, देश भर के छात्रों की गूंज जो भारत में शिक्षा रेवोल्यूशन लाकर रहेगी। विदेश में एमबीबीएस की पढ़ाई का सपना देखने वाले भारतीय छात्रों के लिए उज्बेकिस्तान तेजी से एक भरोसेमंद और लोकप्रिय विकल्प बनकर उभर रहा है। वर्तमान में बात करें तो लगभग 16,000 भारतीय छात्र वहां पर जाकर विभिन्न सरकारी चिकित्सा विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत हैं। चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता, बेहतर व्यवहारिक प्रशिक्षण, नियामकीय अनुपालन और छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए किए गए सुधारों ने भारतीय छात्रों और उनके अभिभावकों का विश्वास और अधिक मजबूत किया है। ताशकंद स्थित भारतीय दूतावास उज्बेकिस्तान सरकार तथा वहाँ के प्रमुख सरकारी चिकित्सा विश्वविद्यालय के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए हैं। उज्बेकिस्तान सरकार और वहां के विश्वविद्यालय अंग्रेजी माध्यम में शिक्षण, उच्च गुणवत्ता वाले व्यवहारिक प्रशिक्षण, इंटर्नशिप और चिकित्सा शिक्षा के अन्य मानकों को बेहतर बनाने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। फिलहाल की बात करें तो आपको बताते चलें कि भारतीय छात्र वहां पर जाकर किन किन विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत हैं। तो वर्तमान में भारतीय छात्र अंदीजान राज्य चिकित्सा संस्थान, बुखारा राज्य चिकित्सा संस्थान, समरकंद राज्य चिकित्सा विश्वविद्यालय, ताशकंद राज्य चिकित्सा विश्वविद्यालय, ट्रमेज शाखाओं सहित ताशकंद औषधि विज्ञान संस्थान, उर्गेंच राज्य चिकित्सा संस्थान, फरगाना जन स्वास्थ्य चिकित्सा संस्थान तथा कराकल्पाकिस्तान चिकित्सा संस्थान सहित कई प्रमुख सरकारी संस्थानों में भारतीय छात्र अध्ययन कर रहे हैं। भारतीय दूतावास ने छात्रों और अभिभावकों से अपील भी की है कि किसी भी विदेशी चिकित्सा विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने से पहले उसकी विदेशी चिकित्सा स्नातक लाइसेंस विनियम के अनुरूप मान्यता की आधिकारिक पुष्टि अवश्य कर लें। घर पर तैयार होने वाली वेज थाली की एवरेज कीमत देश भर में 5% बढ़कर 28.4 रुपए प्रति थाली पहुंच गई है। पिछले साल जुलाई 2025 में वेज थाली की कीमत 28.1 रुपए थी। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने मंथली रिपोर्ट में बताया है कि जून 2026 में टमाटर, प्याज व खाने का तेल और रसोई गैस सिलेंडर महंगा होने से थाली की कीमत बढ़ी है। चिकन की सप्लाई घटने से नॉनवेज थाली की कीमत भी जून में 6% महंगी हुई है। वहीं मौसम की मार के कारण आने वाले दिनों में दालों की कीमत भी बढ़ सकती है। मई 2026 के मुकाबले जून 2026 में वेज थाली 4% और नॉनवेज थाली 3% महंगी हो चुकी है। इस दौरान मासिक आधार पर टमाटर के दाम 17%, आलू 5% और प्याज के दाम महीने में 8% तक बढ़े हैं, जिससे थाली की लागत ऊपर पहुंच गई है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका ईरान के बीच चल रही जंग के कारण ग्लोबल लेवल पर सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। इससे खाने का तेल और एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में सालाना आधार पर 10% बढ़ी है। इससे दोनों थाली के दाम ऊंचे स्तर पर बने हुए हैं। वहीं उड़द और मूंग का पुराना स्टॉक पहले से भी कम है। इसके साथ ही कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में मौसम की मार के कारण दालों की पैदावार को नुकसान हुआ है, जिससे आगे भी दालों की कीमतों में तेजी बने रहने की आशंका है। मारुति सुजुकी ने मिड साइज एसयूवी विक्टोरियस के कुछ वेरिएंट्स 39,000 रुपए तक सस्ते कर दिए हैं। कंपनी ने यह फैसला विक्टोरियस के जून महीने में 1 लाख सेल्स का माइलस्टोन पार करने के बाद लिया है। कंपनी का कहना है कि कार ने सिर्फ 8 महीनों में ये उपलब्धि हासिल की है। कार 6 वेरिएंट्स यानी LXI, VXI, ZXI, ZXI ऑप्शनल और ZXI प्लस और ZXI प्लस ऑप्शनल के साथ आती है। कंपनी ने विक्टोरियस के ZXI ऑप्शनल और ZXI प्लस ऑप्शनल ट्रिम्स के मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वेरिएंट्स के दाम घटाए हैं। कार के ऑप्शनल वेरिएंट्स पैनोरामिक सनरूफ के साथ आते हैं, यानी सनरूफ वाला ऑप्शन सस्ता हो गया है। विक्टोरियस की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत की बात करें तो 10.5 लाख रुपए है। स्लिक एक्सटीरियर डिजाइन और मॉडर्न इंटीरियर के साथ विक्टोरियस में बड़ी टच स्क्रीन, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले हाइब्रिड और CNG ऑप्शन के साथ लेवल 2 ADAS सेफ्टी फीचर भी शामिल है। कार को भारत एनकैप ने क्रैश टेस्ट में 5 स्टार रेटिंग मिल चुकी है। इसका डिजाइन इलेक्ट्रिक एसयूवी ई विटारा से लिया गया है। कार का मुकाबला हुंडई क्रेटा, किया सेल्टोस, टोयोटा अर्बन क्रूजर, हाई राइडर, MG एस्टर और होंडा एलिवेट जैसी गाड़ियों से रहेगा।
अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर खत्म होने के ऐलान के बाद सेंसेक्स 20 मिनट में 1000 अंक गिर गया। वहीं बाजार में आई बिकवाली से निवेशकों की वेल्थ 8 लाख करोड़ रुपए घट गई। सुबह सेंसेक्स 364 अंक गिरकर 77,816 पर खुला था। ये 1673 अंक गिरकर 76,504 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी 516 अंक गिरकर 23,882 के लेवल पर पहुंच गया। उधर सीजफायर खत्म होने से कच्चे तेल की कीमतें भी 6% चढ़कर दोबारा $75 के करीब पहुंच गई हैं। वहीं सोने चांदी के दाम में गिरावट रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 1733 रुपए गिरकर 1,42,000 रुपए पर पहुंच गया। वहीं 1 किलोग्राम चांदी का दाम 5,650 रुपए घटकर 2,22,000 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गई। 22 कैरेट सोने का दाम 1,32,142 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं $1 का रेट 95 रुपए 96 पैसे के स्तर पर पहुंच गया। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।